वेलकम टू प्रखर एकेडमी। आपका स्वागत है आपके चैनल पर। हमारी शुरुआत होती है मोटिवेशनल थॉट के साथ और आज का थॉट है द मोमेंट व्हेन यू वांट टू क्विट इज़ द मोमेंट व्हेन यू नीड टू कीप पुशिंग। कहने का मतलब ये है कि जिस वक्त आप तैयारी करते करते थक जाते हैं, जब आपको लगता है कि यार बस मैं थक गया, अब मुझसे और नहीं हो पाएगा, रियलिटी ये होती है कि बस आप अपनी मंजिल के करीब होते हैं और मंजिल के करीब पहुंच करके आपको क्या होता है, आपको महसूस होता है कि आप थक गए हैं, थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल कहानी क्या होती है, ये वही खरगोश और कछुए की कहानी है। आपको विश्राम नहीं करना है जब तक कि अनंतिम रूप से आपका चयन नहीं हो जाता है, तब तक आपको विश्राम नहीं करना, आपको प्रयास करते रहना है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस वक्त आपको ये फील होता है कि यू गॉट टायर्ड, आप बहुत थके हैं, तब आपको और जोश के साथ, दुगनी ताकत के साथ और प्रहार करना है, क्योंकि लक्ष्य बस आप भेदने वाले हैं। चलिए इस थीम के साथ हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस के लिए। और पहला क्वेश्चन है हमारा, दहला बांध। दहला बांध कहाँ पर अवस्थित है और ये चर्चा में क्यों रहा, या ये चर्चा का विषय क्यों रहा? तो मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा अफ़गानिस्तान के बारे में कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान है, तालिबान के द्वारा अभी हाल ही में क्या किया गया, इस बांध के ऊपर कब्जा कर लिया गया। क्या कर लिया गया? इस बांध के ऊपर कब्जा कर लिया गया। और इस कब्जे में क्या हुआ? इस कब्जे में ये हुआ कि ये बांध जो मुख्य रूप से वहाँ पर सिंचाई, पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने और बिजली के उत्पादन का मुख्य स्रोत है, तो बट ओवियस है इसके ऊपर किसका कंट्रोल हो गया? इसके ऊपर कंट्रोल हो गया है तालिबान का, जो एक आतंकवादी संगठन है क्या कि ये जो प्लेस है अफ़गानिस्तान, आपको पता होगा अफ़गानिस्तान में पहले भी आपका रशिया और अमेरिका दोनों के बीच में इस पॉइंट को लेकर, क्योंकि सामरिक महत्व का विषय है, और बट ओबियस है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनको हेड करने वाला अमेरिका है। और आपको पता ही होगा वो सब तो कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट के बारे में। तो दोनों पार्टीज़ जो हैं, क्योंकि वो साम्राज्यवादी नीति का पालन करती हैं, तो हम देखते हैं कि रशिया चाहता था कि वो आगे की तरफ बढ़े, अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करे, लेकिन हमारा जो अमेरिका है, मतलब अमेरिका जो देश है, उस देश ने क्या किया था, उसको काउंटर किया था। और उसी की हेल्प से वहाँ पर क्या हुआ था, कुछ मिलिशिया डेवलप हुआ था, और उस मिलिशिया के डेवलप होने से क्या हुआ था, उन्होंने रशियंस को रोक पाए थे कि वो आगे जा कर के अफ़गानिस्तान को कंट्रोल लगाए। बहुत लंबी कहानी है, मैं उतना डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि हिस्ट्री मेरे लिए रुचि का विषय है, तो मैं थोड़ा सा भावना में बह गया। लेकिन मेन मुद्दे पर आते हैं। है क्या कि अब से तकरीबन 70 साल पहले अमेरिकन्स ने यहाँ पर इस बांध का निर्माण किया था, और अभी हाल ही में 2019 में एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस बांध के लिए $350 मिलियन की व्यवस्था की थी, यानी इतना अनुदान स्वीकृत किया था। तो इम्पॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं ये न्यूज़ में है, वर्ल्ड न्यूज़ में इसमें दिखाया गया है अफ़गानिस्तान के बारे में। तालिबान टेररिस्ट कैप्चर द की डैम इन अफ़गानिस्तान। हाजी गुलबुद्दीन, गवर्नर ऑफ एन एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट, confirmed the Dahla Dam is now in the control of Taliban. The dam's capture come after the clashes erupted in neighboring Helmand province this week. आपको पता ही होगा कि पिछले हफ्ते काफ़ी लड़ाई होती रही तालिबान की, कहाँ पर? हेलमंद प्रोविंस में। आपने देखा होगा जो आपकी हेलमंद रिवर है, यानी जो वैली है, उसी में कंधार के पास एक एरिया पड़ता है, तो वहाँ पर ये डैम है जिसका नाम क्या है? इसका नाम आप देख रहे हैं, ये आपको दिया हुआ है दालमा बांध। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसको क्या किया गया, कैप्चर कर लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये आप देखिए, ये कंधार आप देख रहे हैं, ये कंधार जो है यहीं पर ये आपका हेलमंद वैली पड़ता है, और ये आप समझ लीजिए तकरीबन इस जॉन में कहीं यहाँ पर है आपका ये बांध, जो क्या है, अफ़गानिस्तान का सेकंड नंबर का बांध है, यानी वो वहाँ की सिंचाई व्यवस्था के लिए, पानी के स्रोत के लिए एक मुख्य स्रोत है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला प्रश्न है कि माउंट सिनाबंग किस देश में अवस्थित है और ये चर्चा का विषय क्यों रहा? तो मैं आपको बता दूं, ये एक ज्वालामुखी है, और ये ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पड़ता है? ये इंडोनेशिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया में पड़ता है। और है क्या कि ये पिछले 400 सालों से
निष्क्रिय था, सॉरी। लेकिन अभी हाल ही में 2010 में ये क्या हुआ, ये एक्टिव हो गया, और एक्टिव होने के कारण बट ऑब्वियस है जब कोई वल्केनो जो है वो एक्टिव होगा तो उसके ऊपर नज़र रखी जाएगी। और अब बिल्कुल हम ज्वलंत रूप से बात करें कि अभी तात्कालिक रूप से क्या कारण है इसके चर्चा में आने का, तो वो क्या है, वो कारण है इसमें अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है, तो इसलिए ये फिर से चर्चा का विषय बना है। तो आप ये देखिए, इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कवर किया है। माउंट शिनाबांग recent volcanic eruption, why it happened and who are at risk. The latest eruption spewed a massive column or volcanic ash and smoke 3000 मीटर। 3000 मीटर का मतलब समझ लीजिए आप, 1000 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर होता है, तकरीबन 3 किलोमीटर ऊंचाई तक उसमें जो है ऐश है और जो उसका स्मोक है वो देखने में आया है। तो इंडोनेशियाज माउंट Shinabang, located in the North Sumatra province, erupted on Thursday, belching a massive column of volcanic ash and smoke. मैं बता चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे शक्तिशाली जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन है उसकी पावर कितनी है, उसकी पावर है 12,000 हॉर्स पावर है, पता होगा आपको इसके बारे में। तो ये एक न्यूज़ है, मुख्य न्यूज़ जो आपको पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे उससे पहले आप ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ये इंजन है और ये 12,000 हॉर्स पावर का है, ठीक है। ये है इसके बारे में थोड़ी सी सूचना, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, चीनी अंतरिक्ष रॉकेट का मलबा किस क्षेत्र में गिरा है। देखिए ये काफ़ी विवाद का विषय रहा, आपने अभी हाल ही में सुना होगा, चाइना जो है वो अपना एक स्पेस सेंटर डेवलप करना चाह रहा है। बिल्कुल, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के बाद वो चाहता है कि वो अपना खुद का एक स्पेस सेंटर बनाए, क्योंकि उसकी जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उसके लिए ज़रूरी है कि वो क्या करे, वो अपना एक स्पेस सेंटर डेवलप करे। उसको डेवलप करने के लिए उसने अभी क्या किया, उसने अपना जो लॉन्चिंग किया है उसमें जो आपका रॉकेट था, उस रॉकेट का मलबा जो है, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि जब एनवायरनमेंट में आपका एंट्री करता है तो वो क्या होता है, काफ़ी पार्ट उसका जल जाता है, बर्न हो जाता है, लेकिन जो रेसिडुअल पार्ट बच जाता है तो वो कहीं ना कहीं तो गिरेगा, जो काफ़ी बड़ा अमाउंट था। और वो गिरा कहाँ पर है, वो गिरा है इंडियन ओशन में जो मालदीव है, मालदीव से थोड़ा वेस्ट की तरफ जाकर ये मलबा गिरा है, ठीक है। तो इसके बारे में ये सूचना आप देख सकते हैं, द हिंदू ने इसको कवर किया है। चाइना रॉकेट डैब्रिश फॉल्स इन द इंडियन ओशन नियर द मालदीव्स, अ लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट carrying a module for a Chinese space station lifts off from the Wenchang spacecraft launch site at Wenchang in southern China's Henan province on April 29। तो ये अप्रैल 29 की घटना है। तो इसका जो डेब्रिश है कहाँ गिरा है, आपको पता है ये कहाँ गिरा है, ये गिरा है मालदीव में। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। Debris from the last stage of China's Long March rocket that had last month carried a key component of its under construction space station fell into the waters of Indian Ocean west of the Maldives on Sunday. The re-entry of the rocket, described by the astrophysicist as the fourth largest uncontrolled in history, had evoked damage should it have fallen on land, and had been criticized by the National Aeronautics and Space Administration। किसका है ये अमेरिका का है। बट ऑब्वियसली देखिए उनमें आपस में आपको पता है ट्रेड वॉर भी है और स्पेस को लेकर के भी दोनों की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। तो बट ऑब्वियस है जो दोनों देश हैं चाहते हैं कि हम स्पेस को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें और वहाँ से जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का बेहतर प्रबंधन करते हुए अपने आप को और ज़्यादा रिच और ज़्यादा शक्तिशाली बना सकें। तो आप ये समझ सकते हैं। तो इसके लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, किस पर्वतारोही ने 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। तो ये हैं कामी रीता शेरपा और इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ये हैं कामी रीता शेरपा। नेपालीज क्लाइंबर स्केल माउंट एवरेस्ट फॉर द
25th time on Friday, breaking his own record for the most ascent of world's highest peak. The Kami Rita and 11 other Sherpa guides reached the summit at about 6 p.m. Tourism Department official Meera Acharya said they are the first climbers to reach the summit this year and were fixing the ropes on the icy route so that hundreds of the climber can scale the peak later this month. तो ये थोड़ी सूचना है किसके बारे में, रीता, कामी रीता के बारे में। ठीक है, अगला प्रश्न आता है इसके बाद, अमेरिका के नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के लिए चुने गए हैं, हाल ही में किसको चुना गया है इसके लिए, शंकर घोष हैं। कौन हैं? शंकर घोष, जिन्हें चुना गया, ये आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये कौन हैं? शंकर घोष हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कि जो नाबार्ड है, नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट, उसने वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए कितना धन दिया है या दे रहे हैं, तो वो कितना धन अलोकेट किया गया है? 9,162 करोड़ रुपीज़। कितना है? 9,162 करोड़ रुपए। इसकी स्थापना कब हुई? एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 12 जुलाई सन 1982 और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। इसके चेयरमैन है गोविंद राजालू चिंटाला। कौन है? गोविंद राजालू चिंटाला। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, किस देश के द्वारा माउंट एवरेस्ट पर विभाजन रेखा खींचने की बात कही गई है? देखिए, विभाजन रेखा के बारे में मैं आपको बता दूं, विभाजन रेखा ऐसा नहीं कि कोई वहाँ पर बॉर्डर डेवलप किया जा रहा है क्या? जो आपकी चाइनीज़ जो प्रशासन है उनका कहना ये है कि भाई हमारे यहाँ पर कोरोना नहीं है, कोविड नहीं है, लेकिन जो आपका दूसरे देश हैं जैसे कि आपका नेपाल से, तो ये होता क्या है, आने वाले जो लोग हैं उनसे हमें कोविड हो सकता है। तो उसके लिए इन्होंने बात की। तो चीन कहता है कि भाई नेपाल से आने वाले जो भी पर्वतारोही हैं उनसे मिलने के कारण क्या हो जाएगा? हमें हो जाएगा कोरोना। तो इसके लिए एक विभाजन रेखा खींच रहा है वो। तो अभी हुआ क्या है कि नेपाल का जो बेस कैंप है उसमें पर्वतारोहियों और प्रशासन ने पर्वत पर चढ़ाई करने वाले कोविड के मामलों के बढ़ने को लेकर चेतावनी दी थी और उन्होंने कहा कि हमें एवरेस्ट से भी हमें थोड़ा वो गंदगी साफ़ करनी है। तो इस बात की ये सब कहते हुए उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों को वहाँ भेजा है जिससे कि वो क्या करें, वहाँ पर एक विभाजन रेखा खींचे जिससे जो समस्या है कोरोना का उससे बचाव किया जा सके। ठीक है, तो चीन ने क्या किया, तिब्बत के पर्वतारोही गाइड्स की एक टीम भेजी है शिखर के लिए और वहाँ पर वो जाकर के क्या बना पाएगी, वो वहाँ पर एक विभाजन रेखा का निर्माण कर पाएगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल में इतना काफ़ी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, हिमंत बिस्वा शर्मा। हिमंत बिस्वा शर्मा ने किस प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण किया है? तो अभी जो इन्होंने पदभार ग्रहण किया है तो वो कहाँ पर किया है? असम राज्य में। हिमंत बिस्वा शर्मा जो हैं वो असम के 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण करेंगे या कर चुके होंगे भी। तो हिमंता बिस्वा शर्मा टू टेक ओवर एज असम सीएम टुडे। देखिए, मैं बता दूं आपको, तबीयत ख़राब होने के कारण ये 2-3 दिन पहले के क्वेश्चंस हैं जो रेडी थे लेकिन मैं डिलीवर नहीं कर पाया। तो आप देखिए, असम चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट द हिमंत बिस्वा शर्मा विद द प्रेडेसर सर्बानंद सोनोवाल इन गुवाहाटी ऑन May 9, 2021। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने दुनिया भर में चोरी की गई सांस्कृतिक संपत्ति की पहचान करने के लिए मदद करने वाली एक ID आर्ट ऐप लॉन्च किया था? तो इसे लॉन्च करने वाले इंटरपोल है। इंटरपोल आप समझते होंगे, इंटरनेशनल पुलिस होती है। उसने दुनिया भर में जो भी चोरी होती है सांस्कृतिक संपत्ति की पहचान करने में मदद करने के लिए एक ID आर्ट ऐप का निर्माण किया है। ठीक है, तो ये भी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आता है इसके बाद कि जो फूड प्राइस इंडेक्स है ये जो है किस संगठन ने इसको जारी किया? तो इसको जारी करने वाला कौन है? इसको जारी करने वाला है खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO। यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनाज, तिलहन, डेयरी उत्पाद, मांस, चीनी के मूल्य में मासिक परिवर्तनों को भी मापता है फूड प्राइस इंडेक्स। चलिए
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपको पता होगा हाल ही में G20 हुआ, उसमें पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई। उस बैठक को कहाँ आयोजित किया गया? पहला प्रश्न तो ये हो गया। तो पहला प्रश्न हो जाएगा कि इटली में, इसका उत्तर हो जाएगा इटली में G20 के पर्यटन मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। अब पूछा जाए कि भारत का पक्ष रखने वाले कौन थे, तो भारत का पक्ष किसने रखा? प्रहलाद सिंह पटेल ने। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न आता है, अंबादास हरिबाहु जोशी जो हैं उन्होंने किस देश के लोकायुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो शपथ ग्रहण की है, ये शपथ कहाँ ग्रहण की गई है? ये ग्रहण की गई है गोवा में। और गोवा के अंदर जो आपके क्या नाम है इनका, अंबादास जोशी जी हैं, ये वास्तव में क्या हैं? बॉम्बे हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। और इन्होंने क्या किया? इन्हें राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी ने अपने पद की शपथ दिलाई। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में होगी। आपको पता ही होगा महाराष्ट्र के राज्यपाल जो हैं वो भगत सिंह कोश्यारी जी हैं, और वो उनके पास अतिरिक्त प्रभार के रूप में गोवा का प्रशासन है। ठीक है, और चलिए बस इतना काफ़ी है। वनराज भाटिया कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो वनराज भाटिया कौन थे? ये एक संगीतकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न आता है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2021 कब मनाया गया या कब मनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, जिसे वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कहते हैं, ये एक साल में 2 बार मनाया जाता है, एक बार मई में और एक बार आपका अक्टूबर में। तो मई में हाल ही में क्या हुआ कि ये आपका मनाया क्या जाता है उस महीने के सेकंड सैटरडे को। सेकंड सैटरडे का मतलब पहले सेकंड हफ्ते का सैटरडे जो आएगा, तो सेकंड हफ्ते का जो सैटरडे आया उसमें इसको मनाया गया। और इस बार ये तारीख पड़ रही थी सैटरडे को 8 मई, तो बट ऑब्वियस है कि 8 मई को क्या है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 मनाया गया। अब बात आती है इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है सिंग फ्लाई सॉर लाइक अ बर्ड। तो ये है आपकी थीम, ये विश्व प्रवासी दिवस के बारे में कुछ जानकारी। और अगला प्रश्न आता है, कोविड-19 की पहचान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम टूल किसने विकसित किया था? तो ये विकसित करने वाला कौन है? ये DRDO है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको पता ही होगा। अब अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? ये भी सुर्खियों में रहा है आजकल। और ये जीतने वाले कौन हैं पुरस्कार? ये वेल नॉन कैरेक्टर हैं जिनका नाम क्या है? अनुपम खेर। अनुपम खेर को ये पुरस्कार मिला है। एक शॉर्ट मूवी है, हैप्पी बर्थडे उसके लिए। अगला है, पत्रकारों के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान किस राज्य ने प्रारंभ किया? तो ये प्रारंभ करने वाला दिल्ली है। दिल्ली ने पत्रकारों के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान को शुरू किया था। बिमन बंदोपाध्याय कौन है जो हाल ही में चर्चा में है? तो इन्हें तो आप जानते ही होंगे, पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, कॉन्सिक्यूटिवली। अगला क्वेश्चन आता है कि ब्लैक फंगस है क्या? ब्लैक फंगस क्या है और आजकल ये चर्चा में क्यों रहा? तो मैं आपको बता दूं कि ब्लैक फंगस जो है, ये ब्लैक फंगस का एक और नाम है। क्या नाम है इसका? म्यूकरमाइकोसिस। क्या नाम है? म्यूकरमाइकोसिस इसका नाम है। और ये चर्चा में क्यों आया? देखा ये गया कि भाई वैसे तो ये जो है, ये क्योंकि फंगल इन्फेक्शन होता है तो ये कहीं पर भी आपको मिल जाएगा, जैसे कि जैसे सब्जियों में, या आपका जो बासी चीज़ें होती हैं, या फिर आपका नेचर में आपको मिट्टी में कहीं पर भी ये आपको मिल सकता है फंगल। और है क्या, लेकिन जो आपके कोविड पेशेंट्स हैं, तो अभी हाल ही में देखा जो कोविड पेशेंट्स थे तो उनको क्या दिया गया? उनको दिया जाता है स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड देने से क्या होता है, उनका जो सांस लेने की क्षमता, जिससे कि उनकी प्रॉपर काम करे, वो फुल एक्सटेंट तक, मतलब उसका इम्यून इतना बढ़ाते हैं कि जिससे कि वो फुल एक्सटेंट तक उनके फेफड़े वर्किंग कर सकें। लेकिन है क्या कि काफ़ी लंबे समय तक, क्योंकि जब स्टेरॉइड यूज़ होता है तो फिर आपका जो नेचुरल इम्यूनिटी पावर होती है वो कम हो जाती है। तो नेचुरल इम्यूनिटी पावर कम होने से ये जो आपका फंगल है, तो ये आपका क्या करता है, ये अपना इन्फेक्शन जो है ये बढ़ा सकता है। तो ये आपके मतलब बलगम में भी मौजूद होता है, और आपका क्या कहते हैं उसको, नेसल कैविटी में होता है, तो या फेफड़ों में हो सकता है। तो ये संक्रमण जब ज़्यादा फैल जाता है तो उससे क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक फंगस कहते हैं, जो बहुत ख़तरनाक है। और इसका जो मॉर्टलिटी रेट है वो तकरीबन 50% है। और जिस अंग में ज़्यादा हो जाता है तो उस अंग को फिर निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उसको ज़्यादा डैमेज कर देगा। चलिए खैर, ये कुछ बातें हुई ब्लैक फंगस के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं।
राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नैम के डिजिटल भुगतान के लिए किस बैंक को अधिकृत किया गया है? तो ये अधिकृत करने वाला बैंक कौन सा है? ये है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना सन 1985 में 1985 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बट ऑब्वियस है मुंबई में है। और एमडी एंड सीईओ कौन है इसके? एमडी एंड सीईओ हैं इसके उदय कोटक। कौन है? उदय कोटक। अगला क्वेश्चन आता है कि तेल और गैस सार्वजनिक क्षेत्र की किन कंपनियों ने बद्रीनाथ धार्मिक स्थल के उत्थान और विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? और करने वाले जो तेल और गैस कंपनियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो इसका उत्तर हो जाता है कि अभी जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं उसमें शामिल कंपनियां जो PSUs हैं वो कौन सी हैं? एक तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HPCL है। दूसरा है आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BPCL है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC है। और गेल। तो गेल ये परिचित होंगे आप इन सभी नामों से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि RRA क्या है? रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी 2.0। तो ये जो आपका रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी है ये इसकी सहायता करने के लिए या इसको असेस करने के लिए जो एक एडवाइजरी ग्रुप है वो डेवलप किया गया। जो एडवाइजरी ग्रुप बनाया गया उसके हेड कौन हैं? तो उसके हेड हैं S जानकी रमन, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये आपके SBI से बिलोंग करते हैं। और इनको बनाया गया है। काम क्या है इनका? जो आपका रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी है जो काम कर रही है तो उस काम को मदद करने में ये लोग हेल्प करेंगे कि जिससे वो अपने कार्य को आसानी से कर सकें। तो ये बात हुई किसके बारे में? ये RRA 2.0 के बारे में बात हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेनिश ग्रैंड प्री 2021 किसने जीता है? तो इसे जीतने वाले लुइस हैमिल्टन हैं। किसने जीता इसको? इसको जीतने वाले हैं लुइस हैमिल्टन। और सेकंड नंबर पर कौन आए हैं? वर्स्टप्पन आए हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ये आप देख सकते हैं F1 2021 द हैमिल्टन विंस द स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स एज रेड बुल स्ट्रेटजी ब्लंडर गिफ्ट्स द मर्सिडीज विन। तो आपको समझ में आ गया होगा रेड बुल की जो स्ट्रेटजी है उसने क्या किया? गिफ्ट कर दिया है मर्सिडीज़ को जीतने के लिए। द लुइस हैमिल्टन टुक एज 59th विन फ्रॉम पोल पोजिशन फॉर मर्सिडीज। द रेड बुल स्ट्रेटजी टर्नड आउट to be only the second best for the Max Verstappen at 2021 Spanish Grand Prix। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में मैड्रिड ओपन में जो आपका विजेता रही हैं एरिना सबालेंका कहाँ की हैं? ये बेलारूस से बिलोंग करती हैं। इन्होंने किस खिलाड़ी को पराजित किया? तो मैं आपको बता दूं, नंबर 1 रही खिलाड़ी जिनका नाम एशले बार्टी है। एशले बार्टी जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं उनको हरा करके इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। चलिए ये देख सकते हैं आप, सबालेंका विंस द मैड्रिड ओपन, ज्वेरेव फेसेस द बैरेतिनी इन फाइनल। तो मैड्रिड जो है ये आपका एरिना सबालेंका ने जीता है। ठीक है, और ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है इसलिए आपसे शेयर की गई। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना ने कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया और ये कोविड केयर सेंटर को उद्घाटन करने के लिए उन्होंने किस INS का इस्तेमाल किया? तो ये है आपका INS चिल्का। तो INS चिल्का जो है उसने कोविड केयर सेंटर का उसमें उद्घाटन किया गया था। तो वुडी गुथरी पुरस्कार एक पुरस्कार है जिसका नाम है वुडी गुथरी पुरस्कार। उससे सम्मानित किसको किया गया है? तो उससे सम्मानित हुए हैं आपके ब्रूस स्प्रिंगस्टीन। कौन है? ब्रूस स्प्रिंगस्टीन। वुडी गुथरी एक पॉप स्टार थे जिनकी मृत्यु 1969 में हुई और उन्हीं के नाम पर ये अवार्ड जो है वो शुरू किया गया। ये आप देख सकते हैं वुडी गुथरी प्राइज़, आप इसके बारे में देखिए। द वुडी गुथरी प्राइज़ इज़ गिवन एनुअली टू एन आर्टिस्ट हु बेस्ट exemplifies the Woody Guthrie's spirit and work by speaking for the less fortunate through the music, film, literature, dance or other art forms and serving as a positive force for social change in America। तो ये है इनके बारे में थोड़ी जानकारी। और अगले प्रश्न पर आते हैं। अभी हाल ही में दोस्त फॉर लाइफ
ऐप जो है वो किसने लॉन्च किया? तो CBSE ने 9 से लेकर 12 तक की क्लासेस के लिए दोस्त फॉर लाइफ ऐप को लॉन्च किया है। इसका जो उद्देश्य है, मतलब जो इसका बेस है वो ये है कि कोविड के कारण स्टूडेंट की जो मानसिक स्थिति है वो क्या है और एग्ज़ाम होने के बारे में उनकी क्या राय है, तो इस सब को समझने के लिए इस ऐप को डेवलप किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, गांवों के अंदर डोर टू डोर स्क्रीनिंग ड्राइव किस राज्य ने शुरू किया? तो ये किसके लिए किया जा रहा है? ये कोविड की पहचान करने के लिए। तो ये जो डोर टू डोर स्क्रीनिंग ड्राइव है, इसे शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? ये राज्य है आपका हरियाणा। अगला प्रश्न आता है, जर्मनी ने कब तक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन यानी नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा गया है 2045। ये आप देख सकते हैं, ये नक्शा है। अभी हमने बात की थी हरियाणा की, तो हरियाणा आपका कहाँ पर है? ये है आपका हरियाणा। किस किस से जुड़ा हुआ है, किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है? पंजाब से, हिमाचल से, देहरादून से, और आपका नई दिल्ली से, इधर आपका राजस्थान के साथ। तो ये आप देख सकते हैं। अगर आप मैप देखते हैं तो मैप देखने से बहुत क्लैरिटी हो जाती है आपको कि लोकेशन क्या है। ठीक है, इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हैव ए गुड नाइट।